होता क्या इस तरीके से, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और प्रोटॉन पर धनावेश है। अब इससे क्या होता है कि प्रोटॉन पर जितना धनावेश है नाभिक के बाहर उतना ही क्या है इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश है। अब जब धनावेश और ऋणावेश दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो परमाणु कैसा हो जाएगा, परमाणु हमारा विद्युत उदासीन हो जाएगा। अर्थात अब क्या हो गया, इसका चार्ज आपस में सब बराबर हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग वैद्युत उदासीन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि कैसे परमाणु हमारा विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितना नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उतना ही नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं अगर बराबर हो गई, इसका मतलब धनावेश और ऋणावेश आपस में बराबर हो गए, और धनावेश और ऋणावेश अगर आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा निकाय क्या हो गया, वैद्युत उदासीन हो जाएगा। अतः इन सभी बातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। चलिए अब इसके बारे में आपसे आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोग जान ही गए हैं कि परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बैठे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या करता रहता है, चक्कर काटता रहता है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर। ठीक, अब देखिए आगे की बातों को समझते हैं जो आवश्यक है इसमें। न्यूट्रॉन कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेश होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि प्रोटॉन का जो परिमाण होता है, प्रोटॉन पर जो धनावेश है इसका परिमाण जो है इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर होता है, ठीक है। मतलब दोनों का परिमाण आपस में बराबर होता है, ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड आर सेम, ठीक है, परिमाण आपस में बराबर होगा। अगर कुछ अलग होगा तो इनकी जो है तो नेचर, प्रकृति इनकी क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, हमने बताया कि वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस आर सेम टू ईच अदर। अगर बताएं आपको तो नाभिक के अंदर जितना प्रोटॉनों की संख्या है, नाभिक के बाहर उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मीन्स जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। इसी कारण हमारा परमाणु कैसा हो जाता है, तो विद्युत उदासीन हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि जो सबसे आसान भाषा होती है हम उसका चयन करते हैं। साथियों अब आगे बता दें आपको, परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं। बताना क्या चाहते हैं आपको कि यही नाभिक के बाहर जो ये जो नाभिक के बाहर जो एक कक्षाएं हैं, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार घूमता रहता है, वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करता रहता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि विभिन्न ऊर्जाओं की कक्षाएं होती हैं। कक्षा जो ऊर्जाएं हैं, आपको बता दें हर कक्षा की ऊर्जा एक जैसी नहीं है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। यानी कि हर कक्षा की ऊर्जाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। हर कक्षा की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो विभिन्न कक्षाओं की, विभिन्न ऊर्जाओं की कक्षाएं होती हैं और इलेक्ट्रॉन इन्हीं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और नाभिक क्या करता है कि जो निकटवर्ती कक्षा है, जो सबसे समीप की कक्षा है, जैसे नाभिक है तो नाभिक के पास की कक्षा ये है, ठीक है, तो नाभिक इस पर ज़्यादा बल लगाएगा। अब इससे जो थोड़ा सा दूरी पर है, नाभिक क्या करेगा, उस पर तुलनात्मक रूप से उतना ज़्यादा बल नहीं लगा पाएगा। इसी तरीके से इससे जितनी दूरी पर क्रमशः बढ़ते चले जाएंगे, क्या होगा कि नाभिक उतना ही कम बल लगाता चला जाएगा तुलनात्मक रूप से। यानी कि इस पर ज़्यादा बल लगाया, इस पर उससे कम बल लगाएगा, अब इस कक्षा में इस कक्षा से भी कम बल लगाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बल का परिमाण है वो घटता चला जाएगा। और अंततः हम देखते हैं कि जो परमाणु की जो यहाँ पर लास्ट का जो ये सेल दिखता है, कक्षा दिखती है, ये वाली कक्षा से अंतिम कक्षा है, यानी कि नाभिक से बाहर सबसे दूरी पर जो कक्षा होती है, ठीक है, इसी को बोला जाता है संयोजी कोष। क्या बोला जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग संयोजी कोष बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। याद रखिएगा, जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सब में जो लगातार जो अभिक्रियाएं आप देखते हैं,
ठीक है। तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो क्रिया करता है, इलेक्ट्रॉन जो भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन जो किसी अन्य परमाणु के अंतिम कोश में चला जाता है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? तो वो किसी परमाणु के अंतिम कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, किसी अन्य परमाणु के साथ कई बार संयुक्त होता है या वहाँ से पृथक्कृत होता है, ठीक है। तो ये अंतिम कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। हमको बाकी सब कक्षाओं से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ ये लास्ट सेल से ही मतलब है, क्योंकि इसी से सारी बात को हम लोगों को समझना रहेगा। और ये फिजिक्स वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और केमिस्ट्री वालों के लिए तो रहेगी ही, क्योंकि केमिस्ट्री में तो ये सब भरा पड़ा हुआ है। तो बताना क्या चाहते हैं कि जो नाभिक से सबसे दूरी की कक्षा है, इलेक्ट्रॉन उस पर, नाभिक उस पर उन इलेक्ट्रॉनों पर कम बल लगा पाएगा। अब जैसे ये सबसे दूर की कक्षा है तो नाभिक क्या करेगा, इस पर बहुत कम बल लगा पाएगा। अगर बहुत कम बल लगा पाएगा मतलब एक तरीके का जो बल होता है वो क्षीण बल होता है। कैसा बल होता है? ये क्षीण बल है। क्षीण बल का क्या मतलब है? यानी वीक फोर्स है, इतना कम बल होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अपनी कक्षा से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। आपको अगर इसके बारे में समझना है तो जैसे मान लीजिए एक ही घर में मान लीजिए 5 भाई हैं, ठीक है, 5 सगे भाई हैं और पिताजी क्या कर रहे हैं कि एक बड़े भाई को खूब ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद वाले सेकंड नंबर के भाई को भी खूब ध्यान दे रहे हैं, थर्ड वाले को उससे कम ध्यान दे रहे हैं, फोर्थ वाले को एकदम कम ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक है, और जो फिफ्थ वाला है उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है उनका। तो ऐसे में क्या होता है कि वो थोड़ा सा आवारा निकल जाएगा। कई बार क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि वो जो भाई है जिसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, गंदे लोगों के साथ रहना शुरू कर देगा, उठना बैठना, जुआ शराब सब कुछ करना शुरू कर देगा। फिर घर में अगर किसी तरीके कोई बात कही भी जाएगी तो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से अपने आप को ये मान लिया है कि अब हम स्वतंत्र हो गए, है ना। अब यहाँ पर नाभिक क्या कर रहा है, नाभिक क्या कर रहा है, देखिए ये केवल व्यवहारिक एक उदाहरण दे रहे हैं, आप एग्जाम में लिख मत दीजिएगा, ठीक है, कि अमित सर ऐसा कह रहे थे चलो इसको लिख ही देते हैं कि अमित सर के कही गई सारी बातें सच होती हैं, जो भी लिख दो नंबर मिल जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम बताना क्या चाहते हैं, अब नाभिक क्या कर रहा है, नाभिक बल लगा रहा है हर कक्षा पे, सबसे लास्ट वाली जो कक्षा है इस पर क्या कर रहा है, बहुत कम बल लगा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब स्वतंत्र होंगे तो क्या करेंगे, वो चलना शुरू कर देते हैं। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाएगा इनको, इनको बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग होंगे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग हो जाएगा इसी को क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक बार और थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की टॉपिक को इसमें कनेक्ट करें, ठीक। कॉन्सेप्ट है कुल मिलाकर के, देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत एक एक बात को बहुत ही गूढ़ता के साथ समझना है हमको, खूब ध्यान देना है, अपने ध्यान को लगाए रखना है पूरी तरीके से किताबों में, जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों को तो एंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमको सीखना है, क्योंकि इन्हीं के बीच में हम रात दिन रहते हैं। तो मानव सबसे विवेकवान प्राणी है, अगर इन सब चीज़ों को जिनके बीच में हम आप रहते हैं अगर उसके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर ये तो मूर्खतापूर्ण कार्य है। हम बताना क्या चाहते हैं आपको, जैसे नाभिक है, नाभिक के बाहर कक्षाएं हैं ना, बहुत सारी कक्षाएं हैं, और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ये जो अंतिम कक्षा होती है इसे बोलते हैं संयोजी कोश। क्या बोलते हैं, संयोजी कोश। और जो इस कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाकी आपको तो पता ही है कि ये क्या है, इसे बोला जाता है नाभिक। और नाभिक में क्या होते हैं साथियों, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और क्या होता है, तो न्यूट्रॉन, दो चीज़ें पाई जाती हैं इनमें, ठीक। ये आपको समझ में आ ही गया इतना, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है एक्चुअल में यही होता है क्या, इसी को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। और कई बार इनका व्यवहार कैसा होता है, तो गैस के अणुओं की तरह, तो इन्हें गैस इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर इन बातों को फोकस हमें नहीं करना है।
तो इतनी सारी बातें अभी तक में आप सीख पाए हैं, ठीक है। अब क्या समझते हैं हम, जैसे अभी तक हमने जाना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया जैसे नाभिक है, नाभिक के बाहर अनंत वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। लेकिन अंतिम कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जिस पर नाभिक ना के बराबर बल लगाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कमरे के ताप पर भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से कमरे के ताप पर भी बाहर निकल जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बाद में हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको समझने में किसी तरीके कोई समस्या हुई नहीं है, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब आगे आपको बता दें कि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर यह क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। यानी कि तब ये क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। कैसा आयन कहलाएगा, तो धन आयन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे परमाणु है, परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तब क्या होता है कि ये धनावेशित हो जाएगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, धनावेश आएगा। लेकिन अगर इन्हीं परमाणु की अंतिम कक्षा में यानी संयोजी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, तब ये धनावेश नहीं आएगा इस पर, तब इस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, तब ग्रहण कर रहा है, ना कि ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है, ठीक है। तो धनावेश और ऋणावेश का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे आपको बता देते हैं इसके बारे में हम कि और क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जैसे आप जानते हैं कोई धातु है या धातु है, कोई भी पदार्थ है, उसमें क्या होता है कि धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है। क्या होता है, धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है। धनायन का काम क्या होता है, धनायन गति नहीं करते हैं, धनायन अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, वो चलायमान नहीं होते हैं। चलायमान कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलायमान होते हैं। गति कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। लेकिन जो धनावेश होता है, धनावेश गति नहीं करता है, धनावेश अपनी जगह पर स्थिर रहता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं हमारी कि नहीं आप लोग। तो हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि ये अपनी स्थितियों को छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं, यानी कि अपनी जगह पर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ठीक है। ये जो धनावेश होते हैं अपनी स्थिति को त्याग नहीं पाते, अपनी स्थिति में गति नहीं कर पाते, यानी समय के सापेक्ष इनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता, इनकी गतियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं या बद्ध आयन क्या होते हैं या बद्ध आवेश क्या होते हैं, अगर इसके बारे में जानना है तो आप लोग सिर्फ इतना जानिएगा कि ऐसा आवेश जो कि समय के साथ परिवर्तित ना हो अर्थात चलायमान ना हो, उसी को बद्ध आवेश बोला जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में लगातार समय के सापेक्ष इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। लगातार परिवर्तन होने के पीछे की वजह यह होती है कि इसका द्रव्यमान कम होता है और ये क्या होता है कि नाभिक से सबसे दूर की कक्षा में होता है अर्थात संयोजी कोष में यह पाया जाता है। तो संयोजी कोष को ये क्या कर देता है, छोड़ता है। संयोजी कोष से जैसे अलग होता है तो ये क्या करने लगता है, गति करना शुरू कर देता है, तो फिर इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो साथियों अभी तक हमने क्या जाना कि बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बद्ध आवेश क्या होते हैं, ठीक है। हमारे मुंह से बार बार बद्ध इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, ये गलत है। बद्ध आवेश होता है, बाउंड चार्ज बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और बद्ध आवेश जो होते हैं ये गति नहीं करते हैं, ठीक है, ये अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, गति नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चालक में क्या पाया जाता है, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अब यहीं पर से थोड़ा आपको क्लियर करना है, चालक में क्या पाया जाता है, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये वाली स्थिति पाई जाती है, ये यानी इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और जो अचालक होता है, अचालकों में क्या पाया जाता है, तो इसमें बद्ध आवेश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बद्ध आवेश जो कि गति नहीं करते। अगर यही बद्ध आवेश अगर गति करना शुरू कर देते तो ये फिर अचालक न होते, तब इनको हम क्या कहते, चालक कहते। अब स्थितियों को आप पकड़ पाए होंगे कि चालक क्या होता है और अचालक क्या होता है। तो ठीक, अब चालक क्या है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, चालक बोला जाता है। अच्छा, चालक के संदर्भ में हमने आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी और वो ये बताई थी कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक क्या हो जाता है, आवेश गतिमान हो जाता है, या बहुत अधिक आवेश वाहक जो होते हैं वो गतिमान हो जाते हैं।
तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है। आवेशवाहक जो हम बोल रहे थे अभी तक वो एक कठिन शब्द था। अगर यहाँ आसान शब्दों में बोलना चाहें तो आवेशवाहक ना बोल करके आप फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही धारा उत्पन्न होती है और ऐसा सिर्फ चालकों में होता है, अचालकों में ऐसी स्थितियाँ पाई नहीं जाती हैं, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है चालक, क्या होता है अचालक, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, चालकों के बारे में, अचालकों के बारे में साथियों। और इसी तरीके के आपको देखिए समझाए संयोजी कोष क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बद्ध आवेश क्या होता है ना, नाभिक क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको अभी समझ में आ रही हैं। अभी हमने टॉपिक पर कोई बात नहीं किया, जो चैप्टर पढ़ना है अभी हम लोग इस पर आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। क्योंकि जब तक एक एक क्रम से हम सारी टॉपिक को पढ़ रहे हैं बारी बारी से, और नहीं तो आगे की टॉपिक समझ में आने वाली नहीं है। तो साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें वैद्युत धारिता के बारे में। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत धारिता क्या होती है उसको पढ़ने चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अब वैद्युत धारिता की अभिधारणा क्या पढ़ते हैं, वैद्युत धारिता की अभिधारणा, वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा। देखते हैं कि क्या होता है कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस का, इसको समझ लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को और इसके डिफिनीशन को, दोनों चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, ठीक। कि क्या होता है वैद्युत धारिता और वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, इसके लिए व्यंजक कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमको क्या करना है, चर्चा करना रहेगा। चलिए समझ लेते हैं इसको। आपको बता दें किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, ठीक है, उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। वैद्युत धारिता ये बताती है कि कोई जो चालक है वो कितना ज़्यादा आवेश को ग्रहण कर सकता है, कितना ज़्यादा वो आवेश को संग्रहित कर सकता है, कितना ज़्यादा आवेश को वो इकट्ठा कर सकता है, ये बताता है धारिता। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है, जाहिर सी बात है पदार्थ है, मान लेते हैं कि कोई चालक है, ठीक है, कंडक्टर है। तो अगर इसकी वैद्युत धारिता पता करना है या वैद्युत धारिता की माप करना है तो जितना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन का संग्रहण हो जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इसमें वैद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज का संग्रहण हो जाता है वही क्या कहलाएगा, वैद्युत धारिता हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को केवल मान करके पढ़ना है, प्रैक्टिकल हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हम भौतिक रूप से आपके समक्ष तो प्रस्तुत हो नहीं पा रहे हैं, हमारी बॉडी तो आपके समक्ष है नहीं। तो यहाँ जितना हो पाता है उतना कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपकी ऑफलाइन क्लासेज भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो आपकी जो दुख की घड़ी है और हमारे और आपके बीच की दूरियाँ हैं वो संभवतः कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया वैद्युत धारिता के संदर्भ में कि अगर वैद्युत धारिता किसी धातु की पता करना है, ठीक है, या किसी चालक की वैद्युत धारिता को पता करना है तो आप क्या कहेंगे कि जितना ज़्यादा चालक क्या कर लेगा, आवेश का संग्रहण कर लेता है, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत धारिता है। मीन्स एक तरीके का मेजरमेंट होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को मेजर करना है तो आप पता करिए कितना ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है चार्ज इस कंडक्टर के अंदर। जितना ज़्यादा चार्ज कलेक्ट होगा किसी कंडक्टर में वही उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो जाएगी, वैद्युत धारिता हो जाएगी वही उसकी। अब आपको बता दें कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा आवेश दिया जाएगा, आवेश देते चले जाओ आप, तो आवेश देते अगर चले जाओगे तो वैद्युत विभव बढ़ता चला जाएगा। आवेश के
बढ़ने पर या आवेश के वृद्धि होने पर आवेश को बढ़ाने पर वैद्युत विभव में, ठीक है, क्या होता है, वैद्युत विभव में वृद्धि हो जाती है या वृद्धि होती जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे विभव भी बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर देखें इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, अगर गणितीय रूप में हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है ना वो प्रोपोर्शनल है क्यू के, सॉरी चार्ज जो है वी के प्रोपोर्शनल है, यानी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। ऐसे कुछ हो रहा है, जितना ज़्यादा आवेश बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा विभव भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से हम अगर चाहें तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो c है, तो q बराबर c भी आ गया। अब यहीं से अगर हम चाहें तो हम c बराबर प्राप्त कर सकते हैं, तो आ जाएगा q बाई वी। ठीक, यही है धारिता का फार्मूला, ठीक है, जो आपको बहुत कठिन लगता है। तो कहाँ से कठिन है आप लोग हमको बता दीजिएगा थोड़ा सा। कठिन कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। अपने ध्यान को लगातार केंद्रित करने की आवश्यकता है, कुछ कठिन वठिन नहीं होता है। तो साथियों आज इतने पर इस टॉपिक को रोक देते हैं, अगले दिन आपसे मिलेंगे फिर से इसी टॉपिक पर बात करेंगे एक बार फिर से वैद्युत धारिता के बारे में और इसके व्यंजक के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, इसके मात्रक के बारे में, इसकी विमा के बारे में आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। धारिता के बाद फिर अगली टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होता है, फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा पर बात करेंगे। इस तरीके से जितने टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण है सभी टॉपिक्स पर चर्चा करते हुए इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।